बहुत कविताएं लिखी हैं, उनका चुनाव अगर अच्छी कविताओं किया जाए बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन हम लोग का अब हम उस कुमार जीव की ओर आएंगे। और कुमार जीव के बारे में चूँकि युवा लेखक पंकज बोस, उन्होंने काफ़ी कुंवर जी के साथ जब निंदरो ये काम कर रहे थे उस कविता पर, उनके साथ काम किया, और वो थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताएंगे। मैं बिल्कुल संक्षेप में कुमार जी के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। भारतीय साहित्य में विशेष रूप से हिंदी में कुमार जी पर जो भी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं वे केवल सूचनाओं के रूप में हैं या आंशिक हैं। राहुल सांकृत्यायन, काशी प्रसाद जायसवाल, परशुराम चतुर्वेदी और मुक्तिबोध जैसे विद्वानों विचारकों ने कुमार जी का उल्लेख अवश्य किया है, लेकिन वे प्रासंगिक होते हुए भी अपर्याप्त हैं। जिन लोगों ने इतिहास की पुस्तकों में उनके बारे में लिखा है, उन्होंने कुमार जी के जीवन और समय का ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोग किया है। जिन लोगों ने दर्शन की पुस्तकों में लिखा है, उन्होंने केवल दार्शनिक कहकर उनकी प्रशंसा कर दी है। अंग्रेजी में भी जो थोड़ी बहुत सामग्रियां हैं, वे सीधे प्राथमिक स्रोतों पर आधारित न होने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं। ऐसे में हिंदी के मूर्धन्य कवि श्री कुंवर नारायण द्वारा कुमार जी को एक काव्य विषय बनाकर उस पर एक पूरी कृति की रचना को एक क्षतिपूर्ति के रूप में देखा जा सकता है। इस कृति में कवि ने इतिहास की टूटी बिखरी कड़ियों को एक सूत्र में पिरोकर जिस वैक्यूम को पाटा है और जैसी कविता संभव की है, उससे इतिहास और कविता के अंतः संबंधों पर फिर से सोचने के लिए एक नई दृष्टि मिलती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस कृति को इतिहास के रेशम मार्ग पर कविता की एक लंबी यात्रा भी कहा जा सकता है। कुमार जी के माता और पिता के बारे में और कुछ तथ्य बता दिए गए हैं। कुमारजीव शब्द कुमारायन और जीवा के शब्दांशों से मिलकर बना है। इस रूप में यह नाम सांकेतिक है और अर्थवान भी कि माता पिता के संस्कारों और शिक्षाओं का सारभूत अंश कुमारजीव के व्यक्तित्व में विकसित होता गया। अपनी माँ के साथ विभिन्न यात्राओं के क्रम में कुमारजीव की प्रारंभिक और उच्च शिक्षाएं पूरी होती हैं। कश्मीर में आचार्य बंधुदत्त, काशगढ़ में गुरु सूर्य सोम और कूछा में आचार्य विमलाक्ष के सानिध्य में कुमारजीव क्रमशः बौद्ध परंपरा की महायान शाखा का अध्ययन करता है। यहाँ यह बतलाना जरूरी है कि बौद्ध परंपरा में दीक्षित होने के कारण भी महज बौद्ध विचारक या भिक्षु के रूप में ही उसका महत्व नहीं है, बल्कि वह अपनी साधना और तैयारियों के दायरे से बाहर निकलकर उन्हें एक साधन के रूप में बरतता है, लक्ष्य के रूप में नहीं। इस कृति को कुमारजीव के जीवन की प्रमुख घटनाओं के आधार पर कुल 6 खंडों में संयोजित किया गया है। पहला खंड एकालाप या मोनोलॉग की शैली में है, जिसे कुमारजीव की ओर से कहा गया है। एक तरह से यह स्वयं कुंवर नारायण की ओर से भी कहा गया है। इसमें कवि ने तथागत और कुमारजीव के समय के ऑर्बिट को फैलाकर आज के हमारे समय के ऑर्बिट से मिला दिया है। इस रूप में यह खंड समय की एक व्यापक और परस्पर संबद्ध संकल्पना को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। दूसरा खंड कुमारायन और जीवा के संवाद के रूप में है, जो पारिवारिक मूल्यों के प्रति कवि की निरंतर प्रगाढ़ होती हुई भावना का परिचय देता है। माता पिता के संवाद में पुत्र के भविष्य को लेकर एक आशावादी नजरिए को लक्षित किया जा सकता है। कुमारायन कहता है, वह तुम्हारा पुत्र है तभी तक जब तक तुम्हारी गोद में है। पूरी पृथ्वी पर पांव रखते ही पूरी पृथ्वी उसकी माँ हो जाती है। अगले खंड काशगढ़ में बिताए 1 वर्ष का पूरा प्रसंग है, जिसमें कुमारजीव को गुरु सूर्य सोम से एक प्रबोधन मिलता है। यहाँ से क्रमशः उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। एक तरह से उसका शैक्षणिक या बौद्धिक प्रशिक्षण होता है। आगे जब उसकी विद्वता और कीर्ति देश देशांतर में फैलती जाती है, तब कुमारजीव को विषम राजनीतिक परिस्थितियों और सत्ता की विसंगतियों का भी सामना करना पड़ता है। चीन के प्राचीन छांगआन प्रांत का शासक फू चियन राजनीतिक उद्देश्यों से कुमारजीव को अपने दरबार में सम्मानित करना चाहता है। असफल होने पर सेनापति लुई क्वांग को कूछा पर आक्रमण के लिए भेजता है। कुमारजीव कूछा नरेश को सलाह देता है, यह युद्ध साक्षात विनाश का आह्वान है, इसे अस्वीकार कर दीजिए। छांग आन के प्रति मैत्री और शांति का हाथ बढ़ाइए, इसमें दोनों देशों का कल्याण है। यहाँ पर हमें राजनीति या सत्ता के प्रति बुद्धिजीवियों की वास्तविक नैतिक भूमिका का संज्ञान होता है, जिसके बारे में एडवर्ड सईद ने अपने प्रसिद्ध व्याख्यान में स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर कहा था। कुमारजीव यही करता है। इस खंड में एक पूरा हिस्सा है जो आज की भारतीय परिस्थितियों का क्रिटिक प्रस्तुत करती है। कुमारजीव के लिए परीक्षा की घड़ी आती है जब सम्राट उसके पास सुंदर युवतियों और राजकुमारियों को भेजता है। कुमारजीव बेदाग इस जाल से निकल जाता है। 5वें खंड में राजनीतिक विडंबनाओं और सम्राट मात्र की विस्तारवादी नीतियों की काव्यात्मक समीक्षा है।
कुमारजीव 17 वर्ष के लिए लुई क्वांग की हिरासत में डाल दिया जाता है। ये वर्ष कुमारजीव के लिए सर्वोत्तम वर्ष साबित होते हैं। वह अपनी जिम्मेदारियों को निश्चित करते हुए चीनी भाषा और साहित्य का सांगोपांग अध्ययन करता है। कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं, जैसे कुमारजीव कक्ष की दीवारों को ग्रंथों से ढक देता है। एक कारागार में भी संभव है प्रतिदिन एक नया जीवन। वैसे हमारे यहाँ तो जेल में रहते हुए लिखने की बहुत लंबी और समृद्ध परंपरा है, लेकिन कुमारजीव के काम को महज प्रिजन राइटिंग्स के बने बनाए खांचों में नहीं रखा जा सकता है। उसका एक यूनिवर्सल महत्व है। राजनीतिक उलटफेर के बाद जब कुमारजीव छांगान यानी आखिरी खंड में छांगान है पहुँचता है, तब उसे अपनी साधना को समूची दुनिया के सामने रखने का नया अवसर मिलता है। यह सब विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल मोड़ लेने की उसकी नैतिक क्षमता के कारण ही संभव होता है। वह अपने शिष्यों के साथ लगभग 300 ग्रंथों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद करता है। कालांतर में वह एक मर्यादित और स्वस्थ गृहस्थ जीवन भी जीता है। इस खंड में वह अपने शिष्यों को प्रबोधित करता है और इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जो व्यक्ति जितना महान और प्रतिष्ठित है उतना ही विनम्र भी होता है। यूँ कुमारजीव को हम वसुधैव कुटुंबकम और विद्या ददाति विनयम के एक भारतीय बोध के अनुरूप व्यवहार करते हुए पाते हैं। धीरे धीरे यह कृति करुणा और भौतिक नश्वरता की मार्मिक परिणति की ओर मुड़ जाती है। अंत तक आते आते कुंवर नारायण एक चक्र पूरा कर लेते हैं। भौतिक जीवन के अवसान को विचारों के जीवन में पर्यवसित कर देते हैं। वे मरेंगे नहीं, नए नए रूपों में लौटते रहेंगे हमारे बीच, विकसित होते रहेंगे सृष्टि के नियमों के अनुसार, जिन्हें हम भाषा में रोपित कर जाएंगे। धन्यवाद।